एक स्वाभिमानी युवती का विवाह एक धनवान युवक से हुआ, परंतु युवक ने धन के मद से युवती के स्वाभिमान को आहत करना चाहा। युवती के स्वाभिमान और पति के धन के बीच संघर्ष का एक अद्भुत चित्रण है इस कहानी में। तो आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई श्रेष्ठतम कहानियों में से एक, मूल्य। सिलहट आसाम से लेकर बंबई तक का लंबा सफर हर हालत में एक थकाने वाला सफर है। यदि वो गरीब आदमी का तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी में हुआ, तब तो हर स्टेशन पर बरसाती मच्छरों की तरह गंदे और अशिक्षित मुसाफिरों की भरमार और रेल पेल रहती है और छुआछूत की बीमारियों के रोग जंतुओं के संक्रमण का भय ही भय। परंतु बड़े आदमी इन तमाम बातों से बरी होने पर भी थकते हैं। फर्स्ट क्लास के आरामदायक डब्बे, सरसराते बिजली के पंखे, पद पद पर सोडा, बर्फ और सटर पटर सेवाएं, यह सब उनके थकान को दूर नहीं कर सकती। सो क्यों? अजी इसीलिए कि वे अमीर जो हैं, उन्हें थकाने के लिए अमीरी का बोझा ही कुछ कम है क्या? सो अमला और नवीन दोनों ही जब लंबा सफ़र पूरा करके अपनी अपनी अलसाई देह लिए फर्स्ट क्लास के डब्बे से बाहर आकर कीमती फिरोजी रंग की कार में बैठे और उससे उतरकर अपने बंगले की हरी भरी रोसों को पार करते हुए बंगले की दूसरी मंजिल में ठाठ से सजे धजे शयनगार में नतजानू नौकरों की अभ्यर्थना स्वीकार करते हुए पहुंचे, तब नवीन ने अपना हैट एक ओर फेंक कर आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह सफ़र भी एक मुसीबत है अमला। मैं तो समझता हूँ तुम खूब थक गई होगी। मेरे ख्याल से अब तुम ज़रा आराम कर लो, फिर शाम को हम लोग आज सिनेमा देखने चलेंगे। अमला, जो एकाएक इस नए पति के घर में पहली बार आकर भौचक्की सी उस सजे धजे शयनगार की कीमती चीज़ों पर दृष्टि डालकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई थी, पति की यह बात सुनकर धीरे से बोली, धन्यवाद। नवीन ने मुस्कुराकर पूछा, धन्यवाद काहे का अमला? आपकी इस सहानुभूति का जो आपने मेरे प्रति प्रकट की। ओह! नवीन ने जोर से हंसी का ठहाका मारा। इतना हंसते क्यों है महाशय? अमला ने होठ और साथ ही भौं सिकोड़कर कुछ क्रुद्ध स्वर में कहा। महाशय? यह महाशय कौन है अमला? आप है ना? क्या मैं आपको क्षुद्राशय कहने की जरूरत कर सकती हूँ, जिन्होंने उदारता पूर्वक सिर्फ मुझे ही लेकर मेरे पिता के सारे कर्जे की बेबाकी कर दी है? कर्जे की बेबाकी? सिर्फ तुम्हें लेकर? यह तुम क्या कह रही हो अमला? नवीन ने आतुर वाणी से कहा। ठीक ही तो है। कोई दूसरा नीच आदमी होता तो मेरे पिता की मोटर, जोड़ी, घोड़ा, मकान, बाग सब नीलाम करा लेता, शायद इज्जत भी ले लेता। 5 लाख रुपए थोड़े नहीं होते हैं महाशय, और उस वक्त पिताजी के पास तो 5,000 रुपये भी नकद न थे। तो तुम यह कहना चाहती हो कि उन रुपयों के बदले मैंने तुम्हें ब्याह लिया? ब्याह लिया? ब्याह किसे कहते हैं जनाब? वह प्राणों का विनिमय, जीवन का मोल और आत्मा की पवित्रता का एकीकरण है। वो उस प्रकार का सौदा नहीं होता जैसा आपने किया है। मैंने सौदा किया है? क्यों नहीं? आपका कर्जा एक आदमी पर था, वो उसे चुका नहीं सकता था। उसकी लड़की आपको पसंद आ गई, उसके बदले में आपने कर्जे की बेबाकी कर दी। यह क्या बढ़िया सौदा नहीं हुआ? परंतु कुछ नहीं महाशय। मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं आपके बनियापन को घृणा करती हूँ और सदा घृणा करती रहूँगी। आपको याद रखना चाहिए कि स्त्रियाँ मोल नहीं खरीदी जाती, जीती जाती हैं। आपने मुझे मोल खरीदा है, परंतु मेरे शरीर को, ना कि मेरे आत्मा को। मेरी आत्मा स्वतंत्र है। मैंने ना आपको वरा है और ना ही आप मेरे पति हैं। इससे आप मेरे प्रति जो सद्व्यवहार करेंगे, उसके लिए सभ्यता की दृष्टि से आपको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। ना मैं गंवारिन हूँ और ना ही असभ्य, जो शिष्टाचार के नियमों में चूक करूं। एक भीनी मुस्कुराहट नवीन के चेहरे पर आई। उसने छाती पर हाथ धरकर सिर झुकाकर कहा, आपके सौजन्य और शिष्टाचार की मैं क्यों कर बड़ाई करूं मिस अमला? परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 लाख में खरीदा ही है। अब मैं शीघ्र ही आपको विजय करूंगा। मैं जैसा कुशल व्यापारी हूँ, वैसे ही सफल विजेता भी। मिस अमला, क्या मैं आशा करूं कि कुछ दिन आप इस गरीब के झोपड़े में उसका आतिथ्य स्वीकार कर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगी?
या सेवक आपकी सेवा से अपने आप को कृतार्थ समझेगा। इतना कहकर नवीन चंद्र तीव्र गति से कमरे से बाहर हो गए। अमला के सारे तीर तमंचे धरे ही रह गए। वो उस शयन कक्ष में कुछ देर तक होठ काटती रही और फिर उस फूलों से सजे पलंग पर जो उसकी सुहागरात के लिए सजाया गया था गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वैभव से परिपूर्ण महानगरी बंबई की उस वैभवपूर्ण अट्टालिका में सुंदर सुखद छप्परखट पर पड़ी अमला गंभीर चिंतन में निमग्न थी। विधि विधान से जिसके साथ सब विवाह विधि पूर्ण हुई है वह कैसे पति नहीं माना जा सकता? कौन शक्ति उसे हिंदू नारी का पति होने से रोक सकती है? फिर नवीन बाबू की आयु यद्यपि कुछ अधिक है पर वे अतिशय सुंदर, सुगठित और सभ्य व्यक्ति हैं। संपत्ति तो उनके पास अथाह है, सद्व्यवहार और उदारता में भी वे एक ही हैं। गत 6 माह से अमला से उनका परिचय है। इस बीच उन्होंने कोई भी अभद्र आचरण उसके साथ नहीं किया। उसके साथ उनका यह विवाह यद्यपि उसकी स्वीकृति से ही हुआ है, पर यह भी कोई स्वीकृति है? पिता ने जब कहा कि उनकी इज्जत, आबरू, मर्यादा सब कुछ उसी के हाथों में है, बिना उनसे ब्याह किए वे पथ के भिखारी हो जाएंगे, उनकी पीढ़ियों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी, तब अमला के पास स्वीकृति को छोड़कर दूसरा क्या उपाय था? पर यह स्वीकृति तो लाचारी की स्वीकृति है। इसमें कोर्टशिप, स्वातंत्र्य, पसंद और प्रेम कहाँ है? क्या इसीलिए उसने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी कि वो इस भांति बेच दी जाए? फिर भी अमला के विचार का एक विषय यह था कि आखिर नवीन में उसकी नापसंदगी की चीज क्या है। बहुत सोचने पर भी वह उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाती, पर उसका गर्वीला हृदय जब इस निर्णय पर पहुंचता कि यह विवाह उन्होंने रुपये के बल पर किया है और उस पर उनकी यह गर्वोक्ति कि अभी तो उन्होंने सिर्फ खरीदा है, वे उसे विजय भी करेंगे, तो उसका आत्माभिमान हाहाकार कर उठता और वो कह उठती कि नहीं, कभी नहीं, यह आदमी मेरा पति नहीं है, मैं कभी इसको आत्मसमर्पण न करूंगी, कभी भी नहीं, भले ही जान क्यों न चली जाए। सोचते सोचते उसका मुंह लाल हो आया, आंसू सूख गए। राधा ने धीरे से कमरे में आकर विनीत स्वर में कहा, बहू रानी, क्या आज घूमने चलेंगी? मालिक ने पूछा है, वे मोटर में बैठे इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, अमला ने रुखाई से जवाब दिया। परंतु उसने खिड़की से झांक कर देखा, नवीन बाबू कार के बगल में खड़े ऊपर मुंह उठाए अमला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमला की आत्मा जैसे अकस्मात गल गई। उसने दासी को रोक कर कहा, ठहर राधा, उनसे कह मैं आती हूँ। राधा सुनकर हंस दी और वह मालिक को यह असाध्य सुसंदेश सुनाने चली। अमला ने नवीन के पास आकर कहा, आज्ञा पालन में देर हुई, क्षमा कीजिएगा, क्या मैं पीछे बैठ जाऊं? आप यदि आगे मेरे पास बैठकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं तो अच्छा होगा, ड्राइव तो मैं ही करूंगा। जैसे मालिक की आज्ञा। वो चुपचाप कार में बैठ गई। बैठने के समय अत्यंत संयत भाव से उसने अपने कपड़े व साड़ी को समेटकर ठीक कर लिया। नवीन ने मुस्कुराहट छिपाकर धन्यवाद दिया और तीर की भांति कार छोड़ दी। अनंत सागर धरिणी से टक्कर ले रहा था। धवल फेन राशि उठती, गिरती और गरजती थी। कार सागर तीर की साफ सीमेंट की सड़क पर जैसे वायु गति से तैर रही थी। लंबे सन्नाटे को तोड़कर नवीन ने कहा, देखा आपने? क्या? इन लहरों का उत्पात अकारण ही अशांत हो रही हैं, तूफानी ढंग से उठती हैं, किनारे पर टक्कर मारती हैं और फिर विफल मनोरथ पीछे लौट जाती हैं। मर्यादा के बंधन में समुद्र तल बंधा है, भला क्रुद्ध लहरें उस मर्यादा का उल्लंघन कर सकती हैं? अमला ने व्यंग को समझा पर होठ काटकर चुप रह गई। कार उड़ी जा रही थी। 2-4 सफेद रंग की चिड़ियां समुद्र तट पर उड़कर मछली के शिकार को ताक रही थी। नवीन ने कहा, और उधर देखो, ये लहरें अपनी कुटिल भूभृंग में लगी हैं। इधर मछलियां बेचारी व्यर्थ ही उनकी चपेट में आकर इन पक्षियों का शिकार बन रही हैं। कहो, गुस्सा किसी और का और भोगे कोई और। अमला ने जैसे असहनशील होकर कहा, किसका गुस्सा कौन भोगता है? देखती तो हो अमला, लहरों का गुस्सा बेचारे असहाय मछलियां भोग रही हैं। तो मैं क्या करूं? अमला ने तुनक कर कहा। तुरंत उसने नवीन के आर्द्र स्वर और कंपित हाथों को देखा।
उसने सोचा मैंने कुछ कठोर बात कह दी। उसने कहा, तो आप इन असंयत लहरों के लिए क्या दंड तजवीज़ करते हैं? कुछ नहीं अमला, मेरा ख्याल है तूफानी वायु जो ही बंद हो जाएगी, लहरें शांत और स्निग्ध हो जाएंगी, और तब हम दोनों छोटी सी डोंगी पर सवार हो उस धवल क्षुद्र पक्षी की भांति उन लहरों पर सैर करने निकलेंगे। धीर समीर हमें ले चलेगी और सूर्य की स्वर्ण किरणें हमें आलोक दिखाएंगी। नवीन का कंठ कंपित हो गया। अमला दूर जलराशि में मग्न होते सूर्य को एकटक देख रही थी। उसे जैसे मालूम हुआ कि नवीन पत्ते की भांति कांप रहे हैं और एक अत्यंत गोपनीय आंसू उनके नेत्र कोण में झांक कर सूख गया है। उसका नारीत्व जैसे विगलित होने लगा। फिर बात नहीं हुई। अंधकार बढ़ने से पहले ही दोनों घर लौट आए, पर इस बार अमला उन्हें धन्यवाद देने का साहस न कर सकी। वो तीर की भांति तेजी से अपने कमरे में चली गई। नवीन बाबू धीरे धीरे सोचते हुए घर में घुसे। अमला सोच में पड़ गई, जैसे कोई चोर उसके मन में घर कर बैठा हो। नवीन के प्रति जैसे उसके प्राण खिंच रहे हों। प्यार का एक बीज उसके हृदय में विकसित हो रहा था, पर उसका आत्माभिमान मचलता था। वो सोचती थी ये विशाल महल और अटूट संपत्ति उसी की है, पर वह उसे हठपूर्वक पराई समझ रही है। यह क्या उसका अपने ऊपर अन्याय नहीं है? उसे सुख और आराम के सब सुख साधन उपस्थित थे। नवीन उसका बहुत मान करते थे। सेवक दासी उसकी इच्छा पूर्ति को उपस्थित थे, फिर भी जैसे उसे शून्य सा लग रहा था। पिता को उसने प्यार किया था, उनकी उसे याद सताती थी। पिता के पास जाने की कभी कभी उसकी इच्छा प्रबल होती थी, परंतु जब वह सोचती कि पिता ने उसे बिना उसकी इच्छा के बेच दिया, वो क्रोध और दर्प से कहती, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं उस घर कभी न जाऊंगी। उन्होंने मुझे बेच दिया, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने अपने आज्ञा पालन करके अपने कर्तव्य पितृभक्ति को पूर्ण कर दिया, बस अब और अधिक नहीं। तब फिर अब क्या करूं? नवीन बाबू के प्रति उसका जब मन खिंचता तो वो बेचैन हो जाती। कभी कभी उसके मन में होता कि मैं उनके हृदय से जा लगूं। स्त्रीत्व की यह नैसर्गिक गति थी, पर उसकी शिक्षा, संयम और आत्मसम्मान उसे रोकता था। वह कहती, वही क्यों नहीं आकर मुझसे माफ़ी मांगते। पहले उसका ख्याल था कि मैं उन्हें कभी माफ़ न करूंगी। फिर सोचने लगी, अगर सच्चे मन से माफ़ी मांगे तो? परंतु उन्होंने तो मुझे चुनौती दी है, चुनौती, और कैसी गर्वोक्ति। अभी खरीदा है और अब विजय करूंगा। विजय करेंगे वे? नहीं, कभी नहीं। देखूंगी कि वे कैसे विजय करते हैं। क्रोध और अभिमान से ओतप्रोत अमला तड़पकर पलंग पर लौट जाती और फिर रोने लगती। रोते रोते उसका अभिमान गल जाता। वह फिर उन्हीं बातों की सोच में पड़ जाती। इधर 3-4 दिन से उसकी भेंट नवीन बाबू से नहीं हुई थी। वो प्रति क्षण उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर वह सुन चुकी थी कि उन्हें बहुत काम है और वे बहुत व्यस्त हैं। ओह, कैसे दुख का विषय है कि वह किसी भी काम में बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है। कोई कैसे व्यस्त रहता है? उसका मेघावी मस्तिष्क किसी काम में व्यस्त रहना चाहता था। एकाएक उसके मन में आया कि क्यों न मैं कहीं नौकरी कर लूं। जब मैं उन्हें अपना पति ही नहीं मानती, जब यह घर ही मेरा नहीं है, तब मैं अतिथि की भांति यहाँ क्यों पड़ी रहूं? मैं उन अधम स्त्रियों में से नहीं हूँ जो पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। मैंने MA पास किया है। मुझे चेष्टा करने से कहीं भी एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसी से मैं अपना वह मूल्य भी चुका दूंगी जिसमें मैं बेच दी गई हूँ। उसके हृदय में आत्मसम्मान की उमंगें हिलोरे मारने लगी। उसने कहा, अवश्य ही मैं अपना मूल्य चुका दूंगी। मैं पिता का ऋण भी चुकाऊंगी। पिता का ऋण पुत्र चुकाता है, पुत्री क्यों न चुकाए? फिर पिता ने पुत्र की ही भांति मुझे शिक्षा दी है। वह दृढ़तापूर्वक उठी और नवीन के काम करने के कमरे की ओर चली। नवीन बैठे कुछ जरूरी कागजात देख रहे थे। अमला को आते देखकर व्यस्त भाव से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आइए। मैंने क्या इस समय यहाँ आकर आपका बहुत हर्ज किया? नहीं नहीं अमला, हाँ, मैं ही बड़े काम में फंसा रहा, आपके पास आ ही न सका। आप बैठिए तो। अमला ने बैठते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी काम में लगूं। काम में? यह कैसी बात? कैसे काम में?
यही कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मेरा सर्टिफिकेट कुछ मदद कर सकता है, सीखने से काम भी आ ही जाएगा। मैं भी कोई नौकरी कर सकती हूँ। परंतु अमला, तुम्हें, हाँ, लेकिन आपको नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है। एक तो खाली बैठे बैठे मैं अपना जीवन और समय नष्ट नहीं करना चाहती। दूसरी और भी एक बात है। दूसरी कौन सी बात? नवीन ने अकचकाकर पूछा। मैं अपना मूल्य चुका देना चाहती हूँ। कैसा मूल्य? आपने जिस मूल्य में मुझे खरीदा है। ओह, वे 5 लाख रुपए, और उनका ब्याज? एक भीनी मुस्कान उनके होठों पर दौड़ गई। उन्होंने कहा, पर यह तो बहुत कठिन बल्कि असंभव सा मालूम होता है अमला देवी। 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। सूद ही 2,500 महीना होता है। इतना तो तुम नौकरी करके नहीं चुका सकती। तुमने MA पास किया है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 200-300 की नौकरी मिल सकती है। मैं अगर सिफारिश करूं और जमानत दूं तो इससे दूनी, समझो 500 की तनख्वाह मिल सकती है। तो आप अपनी जमानत और सिफारिश पर मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजिए, आपका एहसान होगा। सूद न सही, मूल ही चुका दूंगी। आखिर मैं कब तक आपके ऊपर आतिथ्य का भार डाले रहूं? उसके होठ फड़कने लगे। वो इसी सिलसिले में और भी कुछ कहना चाह रही थी, पर नवीन की भाव भंगिमा से वह सहमकर चुप हो गई। उसके अंतिम वाक्य से नवीन के हृदय में आघात लगा। यह उसने देखा। वह अपराधिनी की भांति नवीन की ओर देखती रही। नवीन ने फीकी मुस्कुराहट होठों पर लाकर कहा, आतिथ्य के भार की बात तो ठीक है आपकी, अच्छी बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, यहाँ आपके आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं? यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं? मैं यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि इस घर को आप अपना ही घर समझें, पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए संकोच। नवीन की बातें जैसे वेदना और व्यंग्य की सीमा लांघ रही थीं। उन्हें सुनने का सामर्थ्य अमला में न था। वो पूरी बात न सुनकर ही वहां से भाग गई। चलते समय उसने कुछ अस्फुट शब्द कहे। उन्हें नवीन ठीक ठीक न समझ सके। वे मन की वेदना को छिपाने के लिए दोनों हाथों से माथा थामकर बैठ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल नवीन ने अमला को एक पुर्जा लिख भेजा। उसमें लिखा था, क्या आप अभी भी मेरे साथ चाय पीकर मुझे प्रतिष्ठा बख्शेंगी? कल जो बातें हुई उसी संबंध में मुझे कुछ निवेदन भी करना है और एक अच्छी नौकरी की उम्मीद भी है। जवाब में अमला स्वयं ही चली आई। चाय पीते पीते उसने पूछा, कैसी नौकरी है? नौकरी बड़े जोखिम की है, पर मैं आशा करता हूं कि आप उसे कर सकेंगी। हाँ, काम सीखना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? एक बड़े फर्म की मैनेजरी की नौकरी है। वेतन मिलेगा 1,000 रुपये महीना, मगर 1 लाख की नगद जमानत चाहिए। नवीन बाबू मुस्कुराहट छिपाने को दूसरी ओर देखने लगे। इतनी भारी जमानत मैं कहाँ से दे सकूंगी? आपके लिए जमानत मैं दे सकता हूं, अगर आप 2 बातों का वचन दें। 2 बातें कौन सी? एक तो यह कि आप इसे स्वीकार करें, दूसरी यह कि आप मेहनत से और ईमानदारी से काम सीखें, समझें और करें। अमला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पहली बात स्वीकार करना तो बहुत कठिन है। मैं आपके 1 लाख रुपए जोखिम में नहीं डाल सकती। रही दूसरी बात, सो क्या आप मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं? यह बात नहीं है अमला, नवीन ने अमला के दर्द को समझकर कहा। असल बात तो यह है कि आपके हाथों लाखों नहीं, करोड़ों का व्यापार होगा। आपकी जरा सी असावधानी से फर्म मालिक को लाखों की हानि हो सकती है। फर्म की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही रहेगी, क्योंकि फर्म के मालिक शीघ्र ही व्यवसाय के संबंध में जापान जाना चाहते हैं। मैं ऐसी जोखिम की नौकरी नहीं कर सकती, अमला ने टूटे हुए हृदय से कहा। तब तो 100 रुपये की एक नौकरी कन्या पाठशाला की है। चेष्टा करने से 1-2 ट्यूशन भी मिल सकती है। 150 तो दौड़ धूप करके आप कमा ही सकती हैं। पर क्या इतने से आप अपना मूल्य चुका सकती हैं? अमला मर्माहत हुई। कुछ देर तक उसके मुख से बात ही नहीं निकली। उसने सोचा, 100-150,
इतना तो अनायास ही मैं एक दिन में खर्च कर दे सकती हूँ। उसके कैश बक्स में न जाने कौन नोटों के बंडल भर जाता है। हालांकि वह कभी कुछ खर्च नहीं करती और कैश बक्स को छूती भी नहीं। उसने भय, अनुनय और संकोच आंखों में भरकर कहा, आप कह सकते हैं कि मैं अबला स्त्री इतनी भारी नौकरी ठीक तौर पर बजा सकूंगी? क्यों नहीं, पुरुषों में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने तो कह दिया कि यदि आप मेहनत और ईमानदारी। या आप न कहिए, अमला ने उत्तेजित होकर कहा। जहां तक मेहनत और ईमानदारी का संबंध है, मैं प्राणों की बाजी लगा दूंगी। फिर तो ना आप केवल उस फर्म की मैनेजर रहेंगी, बल्कि उसकी एक बड़ी हिस्सेदार भी हो जाएंगी और अपना मूल्य ही नहीं, सूद भी एक बार नहीं 5 बार चुका सकेंगी। ओह, क्या यह संभव हो सकता है? वो आपे से बाहर होकर आवेश में उठकर नवीन बाबू की ओर चली, पर फिर धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने अत्यंत दीन भाव से कहा, यद्यपि यह मेरा परम स्वार्थ है, पर आप दया करके क्या मेरी जमानत दे देंगे? उसके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। नवीन ने बलपूर्वक अपने आंसू आंखों की कोर में छिपाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तो आप आज मेरे साथ ऑफिस चलने को तैयार रहिए। 11 बजे भोजन के बाद हम चलेंगे। आज ही? अभी? जी हाँ, नवीन बाबू ने जरा रुखाई से कहा और टेबल से उठ खड़े हुए। अमला को फिर कुछ कहने का साहस न हुआ। उसने सहमती आवाज में कहा, मैं तैयार रहूंगी। वो चली गई। नवीन बाबू जब अमला को साथ लेकर अपने ऑफिस में पहुंचे और ऑफिस के हिंदुस्तानी और यूरोपियन कर्मचारियों का अभिवादन ग्रहण करते हुए अपनी शानदार टेबल पर और अमला को एक कीमती कुर्सी पर बैठने का संकेत कर स्वयं भी बैठ गए, तब अमला ने विस्मय विस्फारित आंखों से नवीन बाबू की ओर देखा और मानो मन ही मन कहा, ऐसा तुम्हारा वैभव है? नवीन के कुर्सी पर आसीन होते ही उनकी यूरोपियन प्राइवेट सेक्रेटरी डाक लेकर अदब से हाजिर हुई। नवीन ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, धन्यवाद मिस सूफी, पर कुछ मिनट ठहरो। अभी मिस्टर रॉबर्ट को जरा मेरे पास भेज दो। मिस सूफी ने शिष्टाचार के लिए गर्दन झुकाई और चली गई। दूसरे ही क्षण एक प्रौढ़ यूरोपियन ने आकर नवीन को अभिवादन किया। नवीन ने अभिवादन का जवाब देकर उसे बैठने का संकेत करके कहा, मिस्टर रॉबर्ट, मैं आपका परिचय अमला देवी से कराता हूँ। आपको 1 महीने में जापान के ऑफिस जाना होगा और यहाँ का कुल काम यही करेंगी। इस 1 महीने में आप इन्हें सब काम समझा दें जिसमें अड़चन न हो। संभव है मुझे भी जापान जाना पड़े, क्योंकि वहाँ का मामला सुलझता दिख नहीं रहा है। खैर, आपने क्या अमला देवी का अपॉइंटमेंट पत्र तैयार कर दिया? जी हाँ, ये रहा। उन्होंने एक कागज उनके सामने बढ़ाया। उस पर सरसरी नजर डालकर और दस्तखत करके अमला की ओर बढ़ाते हुए नवीन ने कहा, लो अमला, आज से आप इस फर्म की मैनेजर हुई। आपको 1000 रुपये वेतन, 1 कार और 50 रुपये रोज भत्ता मिलेगा, परंतु 1 ही मास में आपको तमाम काम सीख लेना होगा। अमला यह देखकर हक्का बक्का सी हो रही थी। सबसे बड़ी बात नवीन के चेहरे का वह भाव था जिसके सामने अधीनता के सिवाय दूसरी और बात ही नहीं की जा सकती थी। घर पर जो उनके चेहरे पर प्रेम, विनय और कोमलता के भाव थे, यहाँ वह नहीं थे। यहाँ उनकी तेजपूर्ण शासन और अधिकार की मूर्ति थी। अमला ने खांस खखार कर कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि मैं आपकी ही नौकर हूं? अगर आपको इसमें कोई आपत्ति न हो तो यह एग्रीमेंट है। आपको स्वीकार हो तो दस्तखत कर दें। उन्होंने मालिकाना रुआब और कुशल व्यापारी की भांति कहा। अमला ने एग्रीमेंट पढ़ा और चुपचाप दस्तखत कर दिए। उसने ठंडी और मुर्दा आवाज में कहा, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है, पर मैं रहूंगी कहाँ? नवीन ने निर्लेप भाव से कहा, अभी आपका जैसा रहन सहन चल रहा है वही रहेगा। और बरबस अपनी हंसी रोकने के लिए उन्होंने जोर से घंटी बजाते हुए कहा, मिस्टर रॉबर्ट, आप इन्हें इनके ऑफिस में ले जा सकते हैं। लेडी टाइपिस्ट मधुर सेंट की गंध फैलाती हुई कमरे में अदब से आ खड़ी हुई और अमला हृदय का भार साहसपूर्वक उठाकर मिस्टर रॉबर्ट के पीछे पीछे चल दी। नवीन ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गए। अमला बड़ी ही टेढ़ी लड़की थी।
एक ही महीने में उसने इस तत्परता और मुस्तैदी से काम को अपने कब्जे में ले लिया कि ऑफिस में उसका आतंक छा गया। समय कुसमय की उसे परवाह न थी। भावुकता को उसने भुला दिया था। काम की उसे धुन थी। वो आंधी की भांति काम खत्म करती थी। मिस्टर रॉबर्ट जब उसके काम की गुप्त रिपोर्ट नवीन को देते तब एक आनंद मिश्रित संतोष उनके हृदय को भर देता था। इस बीच ऑफिस वर्क को छोड़कर उसने बहुत कम नवीन से भेंट की थी। नवीन ने भी धैर्यपूर्वक संयम रखा था। फिर भी वे संध्या समय उसे घुमाने ले जाते, उसका मन बहलाते और उसकी आत्मा को अपने निकट भी लाने की चेष्टा करते। अमला पर इसका कुछ असर पड़ता था या नहीं ईश्वर जाने, पर वह नवीन बाबू के प्रति अति विनीत और आज्ञाकारिणी हो गई थी। महीने की समाप्ति पर जो ही अमला को पहला वेतन मिला, उसे ज्यों का त्यों लेकर वह नवीन के पास आई। नवीन असमय में उसे आया देखकर बोले, क्या बात है अमला? अमला ने रुपया मेज पर रखकर कहा, यह कर्ज के खाते में जमा कर लीजिए। नवीन ने अमला की ओर कुछ देर देखकर कहा, असल में या सूद के पेटे में? जैसा आप ठीक समझें। नवीन ने कुछ न कहकर घंटी बजाई। एक मिस हाथ में पेंसिल कागज लेकर हाजिर हुई। नवीन ने कहा, यह रुपया मेम साहब का जमा करके इनको रसीद ला दो। मिस सिर झुकाकर चल दी और नवीन अपने कागजों को उलटने लगे। अमला चुपचाप बैठी रही। क्लर्क ने रसीद लाकर अमला के हाथों में दे दी। नवीन की इस समय की नीरस भावना से हृदय में आघात खाकर अमला चुपचाप उठकर जाने लगी। नवीन भी मान में थे, पर उन्होंने उसे जाते देखकर कहा, हाँ अमला, मुझे आपसे कुछ कहना है। अमला लौट पड़ी। उसने अपेक्षाकृत नकली विनीत भाव से सिर झुका लिया। नवीन ने नरमी से कहा, बैठ जाइए अमला, अब आपको 1 महीना काम करते हो गया है। काम सीखने के लिए इतना ही समय दिया गया था। अब जापान में मिस्टर रॉबर्ट की बड़ी ज़रूरत है और वे परसों चले जाएंगे। काम का कुछ ऐसा पेंच आ पड़ा है कि शायद मुझे भी जाना पड़े। अमला एकाएक बेचैन होकर बोली, आपको? नवीन को अमला के स्वर में एक नई वस्तु दिख पड़ी, जैसी प्रथम नहीं देखी गई थी। उन्होंने और भी मृदुल भाव से कहा, हाँ अमला, मैं न जाऊंगा तो भय है कि मुझे लाखों का घाटा हो जाएगा, पर मैं आशा करता हूं कि आप सब संभाल लेंगी। 1 ही महीने में आपने जैसी योग्यता का परिचय दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है। अमला का कंठ स्वर कांप गया, पर उसने कहा, आपके न होने पर मुझे भय है। नहीं नहीं, मैं एक क्षण भी वहां व्यर्थ न करूंगा। जो ही परिस्थिति ठीक हुई मैं लौट आऊंगा, पर इन 2 दिनों में अब आपको बहुत सारा काम करना है। मिस्टर रॉबर्ट का तो सब काम आपने समझ ही लिया होगा। मेरा काम भी 2 दिनों में समझना है और मुझे सफर की तैयारी भी करनी है। अमला का कंठ सूख गया। उसकी वह आकुल मूर्ति देखकर नवीन आनंद विभोर हो गए। अमला ने एकाएक कहा, एक निवेदन है। कहिए। आपने मेरी योग्यता जांच ली, शायद विश्वास भी कर लिया। नवीन ने घबराकर अमला की ओर देखा। अमला ने कहा, अब अगर आप उचित समझें तो अपनी जमानत हटा लें। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि। अमला की आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। नवीन भी आंसू रोक न सके। उन्होंने अमला का हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा, अमला, तुम मुझे समझ सको तो। इस बार का यह तुम अमला को बहुत प्रिय लगा। वो उसी भांति नवीन के हाथों में हाथ दिए रोती रही। नवीन के चले जाने पर अमला का हृदय हाहाकार करने लगा। उसकी आंखें जैसे अंधी और कान जैसे बहरे हो गए। उसे सब ओर अंधेरा और शून्य दिखाई देने लगा। वह समझ गई कि धूर्त महाजन ने न सिर्फ उसे खरीदा है, प्रत्युत जीत भी लिया है। वह उसी की है, 16 आने उसी की। नवीन उसके प्राणों में, रोम रोम में बस गया है। उसका अभिमान न जाने कहाँ चला गया। उसका हृदय मानो पुकार पुकार कर कहने लगा, कहाँ हो निष्ठुर महाजन, ओ विजय नवीन, आओ आओ, अमला की असहाय लतिका को सहारा दो, उसे हृदय से लगाओ। और तभी उसे यह भी भान हुआ कि यह घर, कारोबार, सब कुछ मेरा है। नवीन के उन आंसुओं ने उसका भेद खोल दिया था। उसे एक नए जीवन का भेद प्रकट हो गया था
और वह घर में पागल सी दौड़ती नवीन की चीज़ों को प्यार करने के लिए घूमती फिर रही थी। नवीन के चित्र के आगे उसने नतमस्तक होकर सिर झुकाया, उस पर फूल चढ़ाए। ऑफिस में आकर वह पहले नवीन की कुर्सी को आंचल से झाड़ पोंछकर उसे चूमती, तब काम में जुटती। उसके उन्माद को रोकने में सिर्फ भारी जिम्मेदारी और काम का पहाड़ ही सहायक हो रहा था। वह 9 बजे ही ऑफिस चली जाती और वहां अंधेरा होने तक बैठी काम करती रहती। वो अपनी जिम्मेदारी समझ गई थी। करोड़ों के व्यापार और विश्व भर से पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व उसी पर था। दिन के बाद दिन और महीने के बाद महीने बीतते गए। नवीन के खत आते थे, उसमें सिर्फ कामकाज की बातें रहती थीं। उनमें वह प्यार की एक छाया खोजने को तड़पती रहती थी। वो सोचती थी कि कभी वे निष्ठुर एक प्यार का शब्द भी न लिखेंगे। कभी सोचती कि मैं ही लिखूं, पर वह लिख नहीं सकी। इस तरह 4 महीने बीत गए और एक दिन व्यापार की दुनिया में तूफान आया। बाजार के भाव उलट पुलट हो गए, बैंक अकस्मात बंद हो गए। फर्म के हेड क्लर्क ने अमला के पास बदहवासी से आकर कहा, 50 लाख रुपया नगद हाथ में न होने से हमारा टाट उलट जाएगा। परसों 10 बजे हमें 50 लाख रुपए की बैंक की हुंडियों का भुगतान करना ही होगा। हमारा रुपया जिन फर्मों में जमा है यह उनकी सूची है, पर उनसे कुछ भी मिलना असंभव है क्योंकि बैंक बंद हो रहे हैं। सारी परिस्थिति को देखकर अमला का सिर चकरा गया, पर उसने साहस से काम लिया। उसने कहा, आखिर एकाएक यह क्या हो गया? एक व्यापारी ने 8 करोड़ का दिवाला निकाल दिया। उसके साथ कई फर्म और 2-3 बैंकें भी पिस गईं। हमारी भी वही गत होगी। अमला ने क्रुद्ध होकर कहा, बको मत, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें कुल कितना रुपया देना है। 50 लाख हुजूर। कब तक? परसों 10 बजे तक। आपके पास कुल कितनी रकम है? मुश्किल से 15 लाख। पावना कितना है? लगभग इतना ही है। यह फेहरिस्त है, पर इससे कुछ मिलने की आशा नहीं। क्यों? बैंक बंद हैं और व्यापारी सब इसी स्थिति में है जैसे हम। अमला सोच में पड़ गई। क्लर्क ने कहा, क्या मालिक को खबर दी जाए? अमला ने भूसंकोच होकर कहा, इसके लिए समय कहाँ है? इसके क्षण भर बाद उसने फिर कहा, तुम अपना रुपया तैयार रखना, और मोटर लाने की आज्ञा दी। 9:45 बज रहा था। 2 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए सोए सब पावनेदारों पर घूम फिरकर अपने सब गहने पाते बेचकर अमला कुछ 40 लाख रुपया इकट्ठा कर सकी। उन्हें टेबल पर रखे वो अतिशय उद्विग्न मन से 15 मिनट तक जो सर्वनाश होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और रुपया पाने की कुछ आशा न थी और फर्म का दिवाला निकलने वाला था। अमला विकल भाव से ऑफिस में टहल रही थी। एक मिनट पहाड़ सा जा रहा था। 10 मिनट और बीत गए। सिर्फ 5 मिनट रह गए। इन 5 मिनटों में उसी के हाथों से उसके पति की मान प्रतिष्ठा सब जाने वाली है। उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो वह आत्मघात कर लेगी। ऑफिस के कर्मचारी सन्नाटा बांधे चुपचाप बैठे थे। एक मोटर द्वार पर आकर लगी और नवीन तूफान की तरह हैंडबैग लिए ऑफिस की ओर दौड़े। कर्मचारियों के मुंह से चीख निकल गई। अमला ने समझा वह घड़ी आ गई। उसने दराज से पिस्तौल निकाली और दूसरे ही क्षण वह नवीन की गोद में मूर्छित थी। हैंडबैग की तरफ संकेत करके कैशियर से नवीन ने कहा, उसमें 50 लाख रुपए के नोट हैं, हुंडिया चुकता कर दो। और वो अपने बलिष्ठ हाथों में अमला को लिए मोटर की ओर लपके। मोटर बंगले में आई। अमला होश में आ गई थी और स्वप्न की भांति बीती घड़ियों को स्मरण कर रही थी। अमला ने भयभीत होकर कहा, वे हुंडियां? संकट टल गया प्रिय, हुंडियों का भुगतान हो गया। साथ ही यह तुम्हारा कमीशन 40 लाख रुपया है। मैंने कहा था ना कि नौकरी अच्छी है। आज मैनेजर हो, किसी दिन हिस्सेदार बन जाओगी और अपना 5 गुना मूल्य चुका सकोगी। मैं तुम्हारा मूल्य कभी न चुका सकूंगी स्वामी। अमला ने नवीन के हृदय में मुंह छिपा लिया। अमला को अपनाकर नवीन कृतकृत्य हो गए। वही बंबई से आसाम तक का लंबा थकाने वाला सफर दोनों कर रहे थे। एक बार पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने की लालसा अमला रोक न सकी। इसी से दोनों जा रहे थे। हाँ,
थकान के साथ स्फूर्ति, उमंग और जीवन था। दोनों ने दोनों को पा लिया था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।